यह प्रस्तुति एक पुस्तक श्रृंखला से तैयार की गई है जिसका शीर्षक है भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन और रूसी क्रांति के सबक। रूसी क्रांति के 100 साल श्रृंखला की आखिरी कड़ी। जिस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में जन एकता के विकास के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की मेंशेविक नीति का अनुसरण कर रही थी, उसी समय कांग्रेस सोशलिस्ट और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नवगठित फॉरवर्ड ब्लॉक अपने राजनीतिक स्वार्थ में कम्युनिस्टों की जड़ खोदने की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जून 1939 में यह प्रस्ताव एआईसीसी में पेश किया कि कोई भी कांग्रेस जन राज्य कमेटी की इजाज़त के बिना किसान आंदोलन या किसी भी जन सत्याग्रह में भाग नहीं लेंगे। उसी समय यह भी विधान बना कि प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का नियंत्रण नहीं होगा, वे सीधे केंद्रीय पार्लियामेंट्री काउंसिल के अधीन होंगे। सुभाष बोस ने भी यह प्रस्ताव रखा कि सभी वामपंथी फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो जाएं। जाहिर सी बात है कि ऐसा न तो कम्युनिस्ट कर सकते थे और न सोशलिस्ट। उल्टे हो यह रहा था कि सोशलिस्ट कम्युनिस्टों के साथ एकता भंग कर उनके खिलाफ प्रचार में कूद पड़े थे। इस खेमे के अगुआ के मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन ने दोनों पार्टियों की संयुक्त कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। उनका आरोप था कि कम्युनिस्ट उनकी पार्टी में षड्यंत्र कर रहे हैं और संयुक्त आंदोलन में कम्युनिस्ट प्रवेश ज्यादा हो जाने से राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार में बाधा हो रही है। लेकिन जिस समय ये घटना घट रही थी, उससे इस आशंका को बल मिलता है कि कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टियों की कार्रवाई सुनियोजित थे और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों तथा देश के बड़े पूंजीपतियों की सुविधा अनुसार संचालित हो रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दिशा में भिड़ गए। जून 1939 में उसका पहला सम्मेलन बंबई में उसी वक्त हुआ जब वहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी। वे इसका अध्यक्ष चुने गए। उनकी मंशा इसे रेडिकलों और साम्राज्यवाद विरोधियों का मंच बनाने की थी। उनके इस कदम का मीनू मसानी जैसे नेताओं ने स्वागत किया, लेकिन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी के साझा बयान में इसे वामपंथी शक्तियों में फूट का खतरा बताया गया। इस बयान में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि नया वामपंथी सम्मेलन बुलाया जाए और फॉरवर्ड ब्लॉक, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को मिलाकर नई लेफ्ट कोऑपरेशन कमेटी बनाई जाए। इन तीनों सहित एम.एन. रॉय की रेडिकल कांग्रेस मेंस लीग और ऑल इंडिया किसान सभा के प्रतिनिधियों को लेकर लेफ्ट कंसोलिडेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने जून 1939 के कांग्रेस महासमिति के फैसलों की आलोचना की। साथ ही उसने आरोप लगाया कि प्रदेशों में कांग्रेसी सरकारों के गठन के बाद से कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ये सरकारें जन आंदोलन का विरोध करने लगी है। बात सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका प्रतिवाद करने और वाम एकीकरण कमेटी की अपील को व्यापक बनाने के उद्देश्य से 9 जुलाई को सभा और प्रदर्शन किया गया, जो दक्षिणपंथी सोशलिस्टों और रायपंथियों के विरोध के बावजूद सफल रहा। संभवतः इसी दबाव में मीनू मसानी और उनके साथियों ने सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। यह साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा की टूट की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। दूसरे विश्व युद्ध की पदचाप सुनते ही कांग्रेस अपने असली रंग में आ गई थी। समाजवादी नेहरू और दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों के खोल में घुस गए थे।
कम्युनिस्ट धोखा खा गए। यह इसलिए संभव हो सका कि ये लोग पहले विश्व युद्ध में कांग्रेस की भूमिका भूल गए थे कि नरम दल से लेकर गरम दल के नेताओं तक ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साथ दिया था। उसके खिलाफ गदर पार्टी व अन्य जुझारू संगठनों का संघर्ष ही राष्ट्रवादी संघर्ष कहलाने का हकदार था, जिसे बड़े पूंजीपतियों का समर्थन नहीं मिल रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस का फांसीवाद समर्थन जन विरोधी चेहरा अभी सामने आना बाकी था। इस युद्ध के शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, सोशलिस्ट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठबंधन जारी रहा, क्योंकि तीनों की सोच में समानता थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बर्बादी भारत की मुकम्मल आज़ादी की पहली शर्त है। इसलिए उनकी नीति में बुनियादी समानता थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के संकट की घड़ी में उसके खिलाफ संघर्ष के सारे मोर्चे खोल दिए जाए। इन संगठनों ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के प्रस्ताव को अपनी नीति का प्रस्थान बिंदु बनाया था। भारत ऐसे साम्राज्यवादी युद्ध में साझेदारी नहीं बन सकता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्वार्थ में अपनी जनशक्ति और साधनों के दुरुपयोग की इजाजत नहीं दे सकता। अगर भारत को इस युद्ध में शामिल करने की कोशिश की गई तो इसका मुकाबला किया जाएगा। अब सवाल था कि यह मुकाबला कैसा होगा। ठीक इसी बिंदु पर मतभेद उभर रहे थे। कांग्रेस समझौतावादी रुख अख्तियार करने के मूड में थी। गांधी का व्यक्तिगत विचार तो इस प्रतिक्रिया में उजागर होता है कि भारत की पूरी और बिना शर्त हमदर्दी इंग्लैंड और फ्रांस के प्रति होनी चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति पहले युद्ध की स्थिति से काफी बदल गई थी। लगभग 25 वर्षों के संघर्ष में तप कर देश की जनता आज़ादी के लिए बेचैन हो रही थी। ऐसी स्थिति में वह बिना शर्त समर्थन की बात स्वीकार नहीं कर सकती थी और इसी बेचैनी को शांत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना करते हुए 1940 में कहा था, ब्रिटेन चित्त और पट दोनों नहीं ले सकता। यह नहीं हो सकता कि एक तरफ वो दावा करे कि उसका युद्ध जनतंत्र और स्वतंत्रता के लिए है और दूसरी तरफ भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार और स्वतंत्रता देने से इनकार करे। यह वक्तव्य अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन सिर्फ शब्दों में भावी कार्यक्रम के दिशा निर्धारण में उल्टा हो रहा था। इस मामले में उनकी नीति थी, कुछ भी हो जाए लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन नहीं हो। गांधी जन सत्याग्रह जैसे कार्यक्रमों का भी विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि बड़े पैमाने पर सत्याग्रह की कोई भी संभावना तब तक नहीं जब तक कांग्रेस पूर्ण अनुशासन नहीं दिखाती और अहिंसा तथा सत्य के प्रति अब तक जितना सम्मान दिखाया है उससे ज्यादा सम्मान नहीं दिखाती। इस तरह का कठोर अनुशासन थोपने के पीछे उनकी मंशा थी, अगर मैं मित्र राष्ट्रों की मदद नहीं कर सकता तो उनके सर्वनाश की कामना भी नहीं कर सकता। कांग्रेस के सामने ऊहापोह की अवस्था थी। वह अंग्रेजों से सौदा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें परेशान किए बिना। इस अर्थ में वे भारत के बड़े पूंजीपति वर्ग के सच्चे राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। वे यानी पूंजीपति यह तो चाहते थे कि आज़ादी की दिशा में कोई समझौता हो, लेकिन उन्हें यह गवारा नहीं था कि इस युद्ध के कारण कमाई का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है उसमें एक कौड़ी का भी नुकसान हो। वे ब्रिटिश सत्ता के साथ असहयोग की नीति खुलेआम नहीं अपना सकते थे, क्योंकि फौजी सामान के ठेके लेकर और लड़ाई का सामान ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को सप्लाई कर भारी मुनाफा बटोर रहे थे। कपड़ा उद्योग से लेकर आयरन एंड स्टील और रसायन उद्योग तक इस दौड़ में शामिल थे। बहुतेरे देशभक्त
और खद्दरधारी व्यापारी फौज को रसद सप्लाई कर मालामाल हो रहे थे, और यह काम वे देश की बड़ी आबादी की भुखमरी की कीमत पर कर रहे थे। यहाँ तक कि गांधीवादी खादी आश्रम भी कपड़ा, कंबल आदि सप्लाई कर अपनी पूंजी बढ़ा रहे थे और बहती गंगा में हाथ धोने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। कांग्रेस की गांधीवादी राजनीति इसी अर्थनीतिक बुनियाद पर भारत भाग्य विधाता बनने का दावा कर रही थी, और कम्युनिस्ट पार्टी इसे ही राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का मुख्य केंद्र मानकर देश को आज़ाद करने के मंसूबे पाल रही थी। इसके आलोक में दूसरे गैर मार्क्सवादी समाजवादी नेता सुभाष चंद्र बोस का आकलन भी जरूरी है। विश्व युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस का पहला महाअधिवेशन रामगढ़ में हुआ और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसके अध्यक्ष बनाए गए। गांधी इस युद्ध में भारत की भागीदारी के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि आज़ादी मिले या ना मिले, इस हिंसात्मक गतिविधि में शरीक नहीं हुआ जा सकता। इसके विपरीत कलाम का मत था कि आज़ादी पाने की शर्त पर मित्र राष्ट्रों का साथ दिया जा सकता है। इसके बावजूद गांधी को विश्वास था कि श्री कलाम कांग्रेस धारा के मध्य मार्गी है और इस दुविधा की घड़ी में वाम और दक्षिण के बीच पुल का काम कर सकते हैं। दिलचस्प है कि इस कांग्रेस में अध्यक्ष पद की दावेदारी एम.एन. रॉय ने भी की थी, लेकिन चुनाव में बुरी तरह हार गए थे। इस कांग्रेस की दूसरी दिलचस्प बात थी कि इसके समानांतर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में समझौता विरोधी सम्मेलन चल रहा था। इसके निशाने पर कांग्रेस का नेतृत्व था, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका को लेकर लोगों में आशंका और अविश्वास पैदा हो रहा था कि वे अंग्रेजों के साथ समझौता कर रहे हैं। हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव से पीछे हट रहे हैं तथा ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आंदोलन करना नहीं चाहते। इस परिस्थिति के दबाव में कांग्रेस को गर्मजोशी के वे शब्द दोहराने पड़े जिन्हें व्यवहार में उतारने के मामले में वह या तो अनिच्छुक थी या विभाजित, और इस विभाजन में अनिच्छुक लोगों का पलड़ा भारी था। उस प्रस्ताव की मूल भावना इन शब्दों में व्यक्त होती है। कांग्रेस एक बार फिर घोषणा करती है कि हिंदुस्तान की जनता पूर्ण स्वतंत्रता से कम कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेगी। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता साम्राज्यवाद की परिधि में नहीं रह सकती और डोमिनियन दर्जा या साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी दूसरा दर्जा हिंदुस्तान पर बिल्कुल लागू नहीं हो सकता। वह एक महान राष्ट्र की गरिमा के अनुकूल नहीं है, और ऐसा करने से हिंदुस्तान ब्रिटिश नीति और उसकी आर्थिक संरचना द्वारा कई प्रकार से बंध जाएगा। भारत की जनता स्वयं उचित ढंग से अपना संविधान बना सकती है और वह तय कर सकती है कि दूसरे देशों के साथ उसके संबंध क्या हो। यह सब कुछ वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के माध्यम से किया जा सकता है। गर्मजोशी भरे इन शब्दों को कार्य रूप देने में सबसे बड़ी बाधा खुद गांधी और उनके कट्टर अनुयायी थे। 3-4 महीने बीतते बीतते कांग्रेस कार्य समिति की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। गांधी का अहिंसा धर्म और देश की आज़ादी की शर्त पर युद्ध में ब्रिटिश पक्षीय भूमिका एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। स्थिति यह पैदा हो गई कि कांग्रेस कार्य समिति के अनेक सदस्यों ने समिति से त्यागपत्र देने की पेशकश कर दी। जुलाई 1940 में राजेंद्र प्रसाद ने कलाम को पत्र लिखा। हम युद्ध के बारे में गांधी जी के विचारों में विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस उनका अनुसरण करे। चूंकि आपके विचार भिन्न हैं और पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने आपका समर्थन किया था, इसलिए हमें संदेह है कि हम कार्य समिति का सदस्य बने रह सकेंगे।
इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू और राजा गोपालाचारी को छोड़ सभी सदस्यों के हस्ताक्षर थे। त्याग पत्र अमली जामा नहीं पहन सका तो सिर्फ इसलिए कि ब्रिटिश सरकार आज़ादी की दिशा में कोई प्रस्ताव सुनने को तैयार नहीं हुई और इसलिए युद्ध में भारत की भागीदारी का समर्थन और अहिंसा धर्म के नष्ट होने का सवाल नहीं उठा। जनमानस का बाहरी दबाव और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान की स्थिति में पार्टी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा की। इसमें पहला सत्याग्रही होने का गौरव विनोबा भावे को मिला और दूसरा जवाहरलाल नेहरू को। ब्रिटिश सरकार को परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बच गई। जिन दिनों कांग्रेस अपने अंदरूनी संकट में उलझी थी, उस समय वाम संगठनों का मोर्चा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन चेतना पैदा करने में जुटा था। मद्रास, बंबई, बंगाल सभी राज्यों में मजदूर व नौजवान राजनीतिक आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे थे। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में 2 जुलाई 1940 को एक आंदोलन के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में गिरफ्तार किए गए। नवंबर में उन्होंने सरकार को धमकी भरा पत्र लिखा कि उन्हें अविलंब बिना शर्त रिहा किया जाए, अन्यथा वे अनशन शुरू कर देंगे। उन्हें 5 दिसंबर को रिहा किया गया और घर में ही निगरानी रखी जाने लगी। इसी बीच उन्होंने देश से बाहर निकलने की योजना बनाई और बंगाल और पंजाब के कम्युनिस्ट नेताओं की मदद से जनवरी 1941 को इसे अंजाम देने में सफल हो गए। भारत में बहुत दिनों तक यह पता नहीं चल पाया कि वे कहाँ हैं। बीच में यह भी खबर फैली कि हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। बाद में जब अप्रैल 1941 में बर्लिन रेडियो से उनका संबोधन प्रसारित हुआ तो पता चला कि वे जिंदा हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, वस्तुतः मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध फांसीवादी खेमे में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार युद्ध के ऐन मौके पर भारत में साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा बिखर गया और विश्व फांसीवाद विरोधी मोर्चे को गंभीर आघात पहुंचा। एक बार फिर वही सवाल उठता है कि क्या उन्हें सुभाष चंद्र बोस के ढुलमुल चरित्र का पता नहीं था? 1931 के एटक सम्मेलन में उनकी भूमिका को उजागर कर अयोध्या सिंह ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब दे दिया है। कम्युनिस्टों को आशा थी कि सुभाष रायवादियों और सुधारवादियों के विरुद्ध उनका साथ देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। विरोध मूलतः मजदूर वर्ग की स्वाधीन राजनीतिक भूमिका को लेकर था। कम्युनिस्ट इस पर जोर देते थे, जबकि सुधारवादी और रायवादी मजदूर वर्ग को कांग्रेस और बुर्जुआ वर्ग का ढुमछल्ला बना देना चाहते थे। सुधारवादी, रायवादी और सुभाष वगैरह एक हो गए और कम्युनिस्टों के नेतृत्व में चलने वाली बड़ी बड़ी यूनियनों को मान्यता और प्रतिनिधित्व देने से इनकार कर दिया, जबकि एमएन रॉय की छोटी छोटी यूनियनों को प्रतिनिधित्व दिया गया। यह विवाद अत्यंत मौलिक मुद्दे पर उभरा, लेकिन स्वर्णिम काल के कम्युनिस्ट नेता बड़ी भीड़ और विशाल संगठन की चमक दमक में वर्ग संघर्ष की मूल सिद्धांत देख नहीं पा रहे थे।